हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्लास 12 का जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, उसके न्यूमेरिकल्स हम देख रहे थे। हम क्वेश्चन नंबर 6 तक आ गए थे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इस चैप्टर के थ्योरी लेक्चर्स ऑलरेडी कवर्ड है। चैप्टर का जो प्लेलिस्ट का लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अभी 7 देखते हैं, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ। टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -4q एंड +2q आर लोकेटेड एट पॉइंट्स 2a0 एंड 5a0। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस ही है बस, है ना। 2a0 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 2a और 0 क्या है, वाई कोऑर्डिनेट, वैसे ही अलग वाला। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्जेस थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 4a विथ इट्स सेंटर एट ओरिजिन। देखो क्या है, ये ओरिजिन है वो, ठीक है। और क्या बोला है, टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -4q एंड +2q, ये दो चार्जेस है। पहले को कहां पे लोकेट किया है, 2a0। मान लो ये पॉइंट है 2a, 0 एक्स एक्सिस पे आएगा क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है। यहाँ पे कौन सा चार्ज है, यहाँ पे है -4q चार्ज सिचुएटेड है। और थोड़ा आगे गए और वो कोऑर्डिनेट मान लो कौन सा है, 5a, 0। यहाँ पे कौन सा चार्ज सिचुएटेड है, +2q। इतना पता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्जेस थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 4a। तो एक स्फीयर ड्रॉ करना पड़ेगा जिसका रेडियस होगा 4a, बट उस स्फीयर का सेंटर क्या पे होगा, सेंटर एट द ओरिजिन। तो सेंटर यहाँ पे है, 4a मान लो यहाँ तक आएगा, तो ये ऐसा एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो मान लो ये स्फीयर ड्रॉ कर लिया मैंने, ठीक है। अगर आपने ढंग से देखा होगा, यहाँ पे बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज और स्पीयर। न्यूमेरिकल पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है वो बेस्ड एक गॉस लॉ पे, गॉसेस लॉ, ठीक है। और ये जो स्पीयर है, इस स्पीयर को अपन बोलेंगे गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। ये थियरी टाइप ही पकड़ के चलो, ठीक है। तो अभी गॉस लॉ क्या बोलता है ना, स्टेटमेंट क्या है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, is only due to the charge enclosed by the surface। मतलब क्या, अब यहाँ पे देखो ये स्पीयर ड्रॉ किया है, ठीक है। स्पीयर के अंदर कौन सा चार्ज है, कौन सा चार्ज एनक्लोज हुआ है, वो हुआ है -4q। और ये +2q चार्ज जो है ना, वो इस स्फीयर के बाहर है। ये +2q चार्ज इसके अंदर एनक्लोज्ड नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होगा, देयरफॉर द फ्लक्स ड्यू टू +2q चार्ज is 0 because as the charge +2q is outside the sphere। ये बहुत जरूरी है, ठीक है, outside the sphere। The charge +2q is outside the sphere, hence the electric flux due to this charge on this surface is 0। ठीक है, सिर्फ लिखाई पे नहीं, बात पे भी ध्यान दो। Since the charge +2q is outside the sphere, the electric flux due to +2q on this sphere, on this surface is 0 because +2q is outside। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन प्रोड्यूस कर सकता है किसी भी सरफेस पे, वही चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है जो उस सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड हो। देयरफॉर द ओनली -4q चार्ज हैज द फ्लक्स ऑन द सरफेस। ये सारी लाइन लिखना है आपको, ठीक है। और एज पर गॉसियन लॉ क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, जिसको डिनोट करते हैं फाई से, वो होता है Q/ε0 नॉर्मल। मतलब क्या, मान लो कोई एक गॉसियन सरफेस है, आप इस स्फीयर ही लेते हैं, और उसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, Q। उसके अंदर टोटल चार्ज है Q। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो फ्लक्स बनेगा स्फेरिकल सरफेस पे या स्फीयर के सरफेस पे, वो फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय Q0। मान लो यहाँ पे 3 चार्जेस है, Q1, Q2, Q3। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 + Q2 + Q3 अपॉन ε0। मतलब जितना भी टोटल चार्ज है उसकी सम कर लो और डिवाइडेड बाय ε0।
यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज है -4q, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर -4q अपॉन एप्सिलॉन 0। ये कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू आउटसाइड चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट। और सेकंड चीज, जो अंदर का चार्ज है उसी की वजह से खाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, और उसका फॉर्मूला क्या है, q अपॉन एप्सिलॉन 0, मतलब टोटल चार्ज इनफ्लो अपॉन एप्सिलॉन 0। अभी डायरेक्शन ये माइनस है, ठीक है। अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, निगेटिव चार्ज पे एंड होती है, तो यहाँ पे चार्ज क्या है, निगेटिव, तो फ्लक्स इसकी तरफ डायरेक्ट होगा, फ्लक्स की डायरेक्शन ऐसी होगी, फ्लक्स की डायरेक्शन ऐसी, मतलब क्या, वो इनवर्ड है। डायरेक्शन क्या है इसकी, डायरेक्शन है किसकी, फ्लक्स की। द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इज इनवर्ड बट नॉट रेडियल। इसका मतलब क्या हुआ, इनवर्ड आ रही है यहाँ पे, ठीक है, और रेडियल का मतलब क्या होता है, मान लो ये अगर सर्कल है आपका और ये सेंटर है, तो जब सेंटर की तरफ आता हो, ठीक है, ऐसा, या फिर सेंटर से दूर जाता हो, तो उस तरीके की डायरेक्शन हम बोलेंगे रेडियल, क्योंकि अलोंग द रेडियस, सेंटर से लेके इस यहां तक जाने वाली लाइन कौन सी होती है, रेडियस होती है, तो उसी की वजह से उसको क्या बोलते हैं, रेडियल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो ये पॉइंट सेंटर पे है क्या, नहीं, ओरिजिन है सेंटर पे, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं हो रहा फ्लक्स, ऐसे डायरेक्ट नहीं हो रहा है, कहाँ पे जा रहा है, इधर, मतलब टूवर्ड्स द चार्ज जा रहा है, इनवर्ड मतलब स्फीयर के अंदर जा रहा है फ्लक्स, बट नॉट रेडियल, मतलब रेडियस के अलावा नहीं। अगर रेडियल बोलते, अगर डायरेक्शन ऐसी होती, यहाँ पे अगर ऐसा आता, ठीक है, यहाँ पे अगर ऐसा आता, तो हम उसकी डायरेक्शन रेडियल बोलते हैं। तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू कितनी, -4q अपॉन एप्सिलॉन 0, और डायरेक्शन कैसी है, इनवर्ड, मतलब स्फीयर के अंदर है, बट नॉट रेडियल, बट नॉट रेडियल, रेडियस के अलॉन्ग नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट वन। A 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ 300 वोल्ट सप्लाई, ठीक है, कैपेसिटर दे के रखा है 6 माइक्रोफैरड, कितना वोल्टेज है, 300 वोल्ट। It is then disconnected from the supply and connected to another uncharged 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, ठीक है, 3 माइक्रोफैरड, इसको लिख देगा 3 × 10⁻², सॉरी 6 × 10⁻⁻6 फैरड, और ये 3 × 10⁻⁻6 फैरड। देखते लगे तो लगे। How much electrostatic energy of the first capacitor is lost in the form of heat and electromagnetic induction? Loss in energy, ठीक है, कितना लॉस होगा, मतलब चेंज इन एनर्जी। देखो क्या है, पहले वाली कंडीशन इतनी थी, तो इस कंडीशन पे अपन क्या करेंगे, टोटल एनर्जी निकाल लेंगे, सही है। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उन्होंने क्या बोला है, पहले कंडीशन ऐसी थी, ये कैपेसिटर था और इसको ये वोल्टेज लगाया था अपन ने, ठीक है, ये सी था, ठीक है, इसकी वैल्यू थी 6 माइक्रोफैरड और ये था 300 वोल्ट। बाद में क्या हुआ होगा, कैपेसिटर चार्ज हो गया होगा, ठीक है, कैपेसिटर चार्ज होने के बाद हमने इस वोल्टेज को हटा दिया, और उसके बाद में यहाँ पे क्या लगा दिया, दूसरा कैपेसिटर जिसका वैल्यू है 3 माइक्रोफैरड। तो अभी इसमें क्या होगा, ये डिस्चार्ज होने स्टार्ट हो जाएगा, इसको चार्ज करने लग जाएगा, ठीक है। तो उस प्रोसेस में कितनी एनर्जी लॉस होगी, तो पहली वाली एनर्जी निकाल लेंगे, दूसरी वाली एनर्जी निकाल लेंगे, और दोनों का डिफरेंस। चलिए, तो फर्स्ट व्हेन, या फिर वो लिख लेना वर्ड में आप, मैं बोलता हूं कि इनिशियल एनर्जी व्हेन कैपेसिटर was connected to voltage सप्लाई, ठीक है। उसका फॉर्मूला सिंपल है, हाफ CV², ठीक है, U1 निकालेंगे, C है V है दोनों है, क्या देंगे, हाफ 6 × 10⁻⁻6 V का स्क्वायर, मतलब 300 का स्क्वायर। देखो अभी मैं कैसे करता हूँ, 300 कैसे लिख दूं, 3 × 10⁻², ठीक है, मेरे को सिंपल हो जाएगा। फिर 3 का स्क्वायर 9 और 10⁻² का 10⁻4, ये हो जाएगा 3 × 9, लिख देता हूं पूरा, देखो कैसे, हाफ × 6 3 × 9 कितना, 27। अभी देखो 10⁻⁻6 10⁻4 कितना आएगा, 10⁻⁻2 जूल, ये हो गई इनिशियल एनर्जी। अभी बाद में क्या हुआ, बाद में कंडीशन बन गई ऐसी, ठीक है, ये 6 माइक्रोफैरड सप्लाई हटा दिया, ये 3 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज,
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मैंने क्या बोला था लास्ट प्रॉब्लम में भी कि चार्ज कांस्टेंट रहता है, पूरे जो कैपेसिटर का सिस्टम होता है उसके अंदर का चार्ज कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और एनर्जी के अलग अलग फॉर्मूले हैं, एक है हाफ सी वी स्क्वायर, एक है हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, और एक फॉर्मूला है, ठीक है उसमें भी आता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे ना इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज सेम मान लेंगे। ये भी जब कंडीशन ऐसी थी हमारी, कैपेसिटर और एक वोल्टेज, तो ये 6 माइक्रोफैरड वाला और एक 300 वोल्ट, तो ये भी कुछ चार्ज हुआ होगा, इसके ऊपर टोटल चार्ज जितना रहेगा यहाँ पे भी टोटल चार्ज उतना ही रहेगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कैपेसिटर में काम आता है। तो हम क्या करेंगे, अभी ठीक है यहाँ पे कैपेसिटेंस था, वोल्टेज था, तो हमने इसकी एनर्जी निकाल ली। यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ सी पता है, दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो वी पता होना चाहिए, एक तो क्यू भी पता होना चाहिए। यहाँ पे वी नहीं पता चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे डिस्चार्जिंग हो रहा है, बट हम क्या कर सकते हैं ना, चार्ज निकाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ का चार्ज और यहाँ का चार्ज सेम है, तो चार्ज कैसे निकालते हैं, Q इज इक्वल टू सी, तो वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, C क्या है 6 इंटू 10⁻⁶, V क्या है 3 इंटू 10+2, क्या हो जाएगा ये 18 इंटू 10⁻⁴, 18 इंटू 10⁻⁴, 6 3 18 -6+2 -4, ये हो गया Q। अभी अपन क्या निकालेंगे ये जो नया सिस्टम बना उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या रहेगा, सी इक्विवेलेंस। अभी ये पैरेलल में क्या होती है, सम होती है डायरेक्ट, तो ये जाएगा 6 माइक्रोफैरड प्लस 3 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू 9 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁶ फैरड। अभी Q है, C है, वो वाला फॉर्मूला यूज करके एनर्जी निकाल लो, जिसको बोलेंगे U2, क्या हो जाएगा हाफ, या फिर ऐसे लिख देते हैं Q स्क्वायर अपॉन 2C। Q का स्क्वायर क्या हो जाएगा 18 इंटू 18 इंटू 10⁻⁸, कैसे 18 का स्क्वायर 18 इंटू 18 10⁻⁴ का स्क्वायर 10⁻⁸ अपॉन 2 इंटू सी सर कितना है 9 इंटू 10⁻⁶। अब देखो 9 टू द 18 और 18 कट, अभी देखना ऊपर 18 बचा इंटू, अभी देखना ये -8 है -6 है, -6 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, -8 + 6 -2 10⁻² जूल। और फिर क्या निकालेंगे, एनर्जी डेसिपेटेड, क्या हो गया, क्योंकि पहले ज्यादा थी एनर्जी बाद में कम हो गई, बाकी की किधर गई, फिर उड़ गई हीट के फॉर्म में, तो निकालो U1 माइनस U2, क्या हो गया 27 इंटू 10⁻² माइनस 18 इंटू 10⁻², 10⁻² कॉमन निकाल लो इंटू 27 में से 18 गए 9 इंटू 10⁻² जूल। तो ये हो गया आंसर 9 इंटू 10⁻² जूल। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी लेते हैं कौन सा वाला क्वेश्चन रहेगा, अभी 9th वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। 125 स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स ईच कैरिंग अ चार्ज ऑफ 0.5 माइक्रोकूलम। देखो चार्ज 0.5 माइक्रोकूलम मतलब 0.5 इंटू 10⁻⁶ कूलम, मतलब 5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। कितने हैं वो 125 ड्रॉपलेट्स, ठीक है। एंड ईच ऑफ डायमीटर 0.1 मीटर, डायमीटर देख रखा है 0.1 मीटर, तो रेडियस कितनी आएंगी 0.1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.05 मीटर इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻² मीटर। कन्वर्जन आना चाहिए अभी। फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, ये 125 ड्रॉपलेट्स साथ में आएंगे और एक बड़ा ड्रॉप बना लेंगे, ठीक है। कैलकुलेट पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ बिगर ड्रॉप, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ बिगर ड्रॉप, ठीक है। पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, V इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 कैपिटल R। कैपिटल R क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये बिगर ड्रॉप बनेगा, उसका सेंटर ये रहेगा और ये रेडियस R रहेगी, ठीक है। तो ऑन द सरफेस बोला है, तो इस सरफेस पे क्या पोटेंशियल, छोटी छोटी जो ड्रॉप्स है उसकी रेडियस मैंने स्मॉल r लिख दी, इसलिए बड़ा जो ड्रॉप है उसका रेडियस में कैपिटल R लिख रहा हूँ, ठीक है। Q की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, देखते हैं अभी क्या होगा ना, ये R नहीं पता है अपने को, लोग गलतियां करते हैं, छोटा R यूज करेंगे वही पे खत्म। हमको बड़े ड्रॉप
बड़ा ड्रॉप बनेगा ना, बड़े ड्रॉप के अंदर चार्ज आएगा, बड़े ड्रॉप के अंदर चार्ज है और उसकी वजह से सरफेस पे कितना पोटेंशियल बनेगा, उसके लिए फॉर्मूला ये रहा। तो अभी अपन क्या करेंगे, बड़े ड्रॉप की रेडियस, ऐसे न्यूमेरिकल्स हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में देखे, क्या करते हैं जब छोटे छोटे ड्रॉप से बड़ा बनता है या बड़ा ड्रॉप छोटे छोटे ड्रॉप में कन्वर्ट होता है, उसके लिए हम इक्वेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स, है ना। क्या है, 125 ड्रॉपलेट्स मिलके एक बना है, ठीक है, मटेरियल पूरा सेम, तो मटेरियल से मतलब वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम कैसा, एक का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, और ऐसे कितने हैं 125, तो इसकी वजह से क्या होगा 4/3 पाई 4/3 कट R3 मतलब R का क्यूब, कैपिटल R का क्यूब इज इक्वल टू 125 इंटू स्मॉल r का क्यूब, दोनों साइड पे क्यूब रूट डाल दो, ठीक है, क्या आ जाएगा 5r। अभी यहाँ पे समझ में आया चाहिए, इतना करने की जरूरत तो नहीं आनी चाहिए, 125 का क्यूब रूट क्या आता है 5, खत्म, कितना आया 5 टाइम्स r, वो समझ में आना चाहिए। अभी ठीक है r भी मिल गया, अभी q निकालेंगे, तो जब टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, अभी बिगर ड्रॉप पे टोटल चार्ज सेम, एक का चार्ज कितना है, चार्ज ऑफ 1 ड्रॉपलेट कितना दिया है 5 × 10⁻⁷ कूलम, सो टोटल चार्ज ऑफ 125 ड्रॉपलेट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ बिग ड्रॉप, तो चार्ज ऑफ बिग ड्रॉप करो, एक ड्रॉप का चार्ज कितना है 5 × 10⁻⁷, तो टोटल चार्ज कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 125, ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं। अभी फॉर्मूला V इज इक्वल टू Q, अब ये वाला फॉर्मूला में वैल्यू डाल रहा हूँ, चलो डाल देते हैं इस तरह, ऐसा 4πε0r, इसको लिख सकते हैं ऐसे 1/4πε0 Q/r, ऐसा क्यों, क्योंकि 1/4πε0 की वैल्यू पता है अपने को, कितनी होती है वो 9 × 10⁹, क्यू कितना है 125 × 5 × 10⁻⁷, आर कितना है 5 टाइम्स आर, 5 इंटू ये आर है हमारा 5 इंटू ये 5 × 10⁻², ये 5 का 5 और ये आर पूरा इतना है 5 × 10⁻², करिए फिर 5 × 5, चलो उसको मैं 25 लिखता हूँ, 25 × 10⁻², इसी को सॉल्व करते जाना है आगे, बस देखो 25 5 जा, ठीक है, तो और 5 5 जा वापस 25, तो देखो 9 × 10⁹, 9 × 10⁹ इंटू 5 5 25 इंटू 10⁻⁷, और नीचे गए 10⁻² ऊपर जाएगा, 10⁻² ऊपर जाके 10⁻+2 होगा, 10⁻+2, बस इसी को सॉल्व करते जाना है 25 बोलेना है 225 इंटू 10⁻⁹, 10⁻⁷ कितना हुआ 10⁻², और इंटू वापस इंटू 10⁻⁴, और ये क्या रहा हमारा पोटेंशियल, ये रहा, इसको मैं ऐसे लिख दूं 2.25 इंटू 10⁶, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वोल्ट, 2.25 इंटू 10⁶ वोल्ट, ठीक है, सिंपल था। पहले क्या करना था, कंसेप्ट समझना था, वॉल्यूम इक्वेट करके बिगर ड्रॉप का रेडियस निकाल लिया, उसके बाद में ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैपिटल आर क्यू यूज किया, वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि अभी बिगर ड्रॉप बनेगा, उसके अंदर का चार्ज इंक्लोज होगा, एक ड्रॉपलेट का चार्ज है तो पूरा चार्ज कैसे निकालेंगे, एक ड्रॉपलेट का चार्ज इंटू जितने भी ड्रॉपलेट्स है उतना, डायमीटर दिया है, रेडियस निकाल दी, नई रेडियस निकाली और फॉर्मूले में वैल्यू डाल दी, खत्म। चलिए नेक्स्ट लेते हैं 10th वाला। A dipole moment of a water molecule is 6.3 into 10⁻30 कूलम मीटर है, नहीं तो सेंटीमीटर पढ़ लोगे आप। डाइपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं P से, ठीक है। डाइपोल मोमेंट ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज 6.3 into 10⁻30, 6.3 into 10⁻30 कूलम मीटर। A sample of a water contains 10⁻21 molecules, okay। टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं वैसे, टोटल मॉलिक्यूल्स
मतलब n इज इक्वल टू 10⁻21 whose dipole moments are all oriented in an electric field, मतलब सारे जो मॉलिक्यूल्स है सबकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक ही है और उसमें जो वो किस में है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है ऑफ स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E 2.5 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम. Calculate the work to be done to rotate the dipoles from their initial orientation. θ1 is equal to 0 to θ2 is equal to 90 डिग्री. ठीक है, मतलब its dipoles are perpendicular to field. Dipoles perpendicular to field मतलब P और E के बीच का एंगल कितना 90 रहेगा, ऐसा है उसका मतलब. देखो फॉर्मूला बहुत सिंपल है. क्या है? वर्क डन, एनर्जी, इनका फॉर्मूला सेम है. क्या? पीई कॉस थीटा लिखते हैं अपन. यहाँ पे क्या है? कॉस θ1 माइनस कॉस θ2. लेकिन अभी क्या है? P ड्यू टू वन मॉलिक्यूल वो देके रखा है उन्होंने, वो है 6.3 इंटू 10⁻30. बट टोटल डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू n इंटू 6.3 इंटू 10⁻30. एक ही मॉलिक्यूल है क्या? नहीं. वैसे कितने मॉलिक्यूल्स बोले? 10⁻21. तो यहाँ पे लिखो 10⁻21 इंटू 6.3 इंटू 10⁻30. क्या हो जाएगा? 6.3 इंटू 10⁻9. ये वहां पे डालेंगे, बस उतना ही क्या है, बाकी कुछ नहीं. 6.3 इंटू 10⁻9. ठीक है, इंटू ई कितना है? 2.5 इंटू 10⁻5. कॉस θ1, कॉस जीरो होता है 1 और कॉस 90 होता है 0, तो वो खत्म चीज. ठीक है, अभी 6.3 इंटू 2.5 माइनस 9 प्लस 5 माइनस 4. ठीक है, अब इनकी कर लेते हैं. 63 25 5 7 25 150 157. ठीक है, पहले देख लो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 2 पॉइंट. तो इसको ऐसे लिख दे 575 इंटू 10⁻⁻3 और ये वर्क डन है तो जूल. खत्म. 1.575 इंटू 10⁻⁻3 जूल, इतना वर्क डन होगा. करेक्ट आंसर किधर गया? 1.575 इंटू 10⁻3 जूल. उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा. अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.